Hello and a very warm welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. Our big focus story of the day, Prime Minister Narendra Modi paying tribute to founders of RSS and heaping praise on Sangh with its chief Mohan Bhagwat on stage. BJP said that he was there as a Swayamsevak, not as the Prime Minister. Introduced to an organization that is considered ideological fount of the Saffron Party at the young age of 8, Modi has been attending its local shakhas for decades now. Today, as he went back to his roots, Prime Minister described RSS as the banyan tree of India's immortal culture and modernization, perhaps also a reference to the origins of his own leanings. हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। गुलामी की निशानियों को जिस हीन भावना में 70 वर्षों से डोया जा रहा था, उनकी जगह अब राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। Now, prima facie, nothing would really seem out of place if a Prime Minister from the BJP goes and visits RSS memorials and shares a stage and conversations with Sangh leaders. But it is the run-up to this much-anticipated interaction that made this visit extremely significant politically. Ever since BJP President JP Nadda said that BJP had grown from the time it needed RSS and was capable of handling its own affairs, the comment has come to haunt the party many a times. Today, as PM bowed to the founding fathers of Sangh, opposition saw yet another opportunity to take digs and assign motives to this visit. लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें। प्रधानमंत्री 12 साल बाद आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं, क्या लगता है क्यों गए, क्या वजह हो सकती है? ये हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि आरएसएस तो इनका माई बाप है। वहाँ नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है। ऐसा है जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता के लोग होते हैं, उस तरह के लोग डेमोक्रेसी में ये बयान दे सकते, वरना लोकतंत्र में तो जनता से बड़ा कोई नहीं। इनकी सत्ता में रहने का टाइम कांग्रेस जितना नहीं रहा, कांग्रेस जितना नहीं रहा और न रह सकता है। तो वो जब चले गए, वे नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच पाए? 12 साल के बाद में नरेंद्र जी मोदी साहब वहां पे जा रहे, और मुझे लगता है कि भाजपा को अभी पता चल गया हो कि हम लोग चुनाव आरएसएस की वजह से जीता था। सवाल रहा कि अगर मोदी साहब जा रहे और परसों के दिन जो उन्होंने सौगादे मोदी जो शुरू किया है, तो इसका मतलब कि आरएसएस का विचारधारा में कुछ बदल होगा। जो 100 साल में विभाजन की बात होती थी, अब जोड़ने की बात आगे हो और देश खुशहाली से आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा रखेंगे। इससे ज्यादा क्या है? देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है, और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से
राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है। आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना, वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। So a lot of advice, speculation, directions coming in from the opposition on what exactly should have transpired in Nagpur. But what really led to Prime Minister taking the Nagpur route? Is it the Ek Hai Safe Hai message displayed across the city that houses RSS headquarters for party and parivar? Have the questions of drift between BJP and RSS now been laid to rest conclusively? And where does this message of Hum Saath Saath Hain now leave the opposition? To answer those questions and more, we are now joined by Tuhin Sinha. He is the national spokesperson of the BJP. Professor Geeta Bhatt, political analyst, is with us. Pooja Mishra, Samajwadi Party's national spokesperson, is with us. Sushma Andare, Shiv Sena UBT spokesperson, also joins us on the broadcast. Welcome everybody. But Tuhin Sinha, first question to you. First visit in 10 years, why now? Well, first of all, a very happy Vikram Samvat 2082 to you, to all your viewers, and a very happy Chaitra Navratri to everybody. You know, why now is an irrelevant question. It's the 100th anniversary of RSS. Whether Prime Minister goes to RSS headquarters or, throughout, I'm sure in the last 10 years, in the last 11 years, he has been in touch with every top RSS functionary on the phone. You don't need to visit it. But yes, this being the 100th year, his presence makes it all the more special. You know, I am very amused with the way the opponents are struggling for a response, struggling to produce a response to this visit. Rather, the focus should be on what Honorable Prime Minister has said there. And I think, the way he has said some beautiful things about RSS, the way he has spoken about RSS's unequivocal commitment to nation building, the way he has said that RSS is the Adhunik Akshay Vat in our Sanskriti, in the nation's Sanskriti. I think all of these things should be the focus. Why should we respond to the opposition ke तारीख बताओ आज क्यों गए कल क्यों नहीं गए? I think the RSS's contribution to the nation has been phenomenal in the last 100 years, and I think it is a very apt occasion for Prime Minister to go there and to honor, the RSS on its 100th anniversary. पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री की है मोदी जी की विजिट पर. एंड इफ आई कैन कोट आईपी सिंह जी, उन्होंने कहा है देश की राजधानी नागपुर कब घोषित हो रही है, यथाशीघ्र एक पीएमओ कार्यालय रेशम बाग में खुले. क्यों? I think you should ask him why he thinks so that the capital should shift to Nagpur. जी, I think that you shouldn't be asking this question to me. सर मैम आपकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि खुल जाना. I can't hear you. Let me repeat it. Here is what IP Singh has said and I am reading out so that I don't misquote him. देश की राजधानी नागपुर कब घोषित हो रही है, यथाशीघ्र एक पीएमओ कार्यालय रेशम बाग में खुले. आप मुझे समझा पाएंगे इसका मतलब क्या है? I think he thinks that, I don't know, I'm not here for presenting his thoughts. Just because he is a member of our party, I may just answer your question. I am here to represent the Samajwadi Party's thought on his visit, not IP Singh's thought on his visit. Okay? Despite of that, maybe he thinks that if the Prime Minister, there is no need of Prime Minister to visit Nagpur. And before these 10 years, he never visited Nagpur, never visited the RSS office. But now, as he is visiting, being the Prime Minister of India, he is visiting RSS. I think he thinks that maybe this is not the job of Prime Minister to visit RSS office. He should be staying at the what is the problem in doing that? There isn't any problem in doing that. आप आईपी सिंह का व्यू मत बताइए, आप उनको नहीं डिफेंड करिए, आप समाजवादी पार्टी का व्यू बता दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी का क्या व्यू है. क्योंकि मेरे सामने तो आबू आजमी का भी व्यू है, राम गोपाल यादव का भी व्यू है, मैं वो सब एक एक करके पूछूंगी आपसे. बट आप क्योंकि और किसी के ओपिनियन नहीं बता रही हैं तो अपना ही बता दीजिए. ओके, द थिंग इज दैट जो प्रधानमंत्री है ना, उनको विजिट तो करना ही पड़ेगा. अभी 2024 का जो MP इलेक्शंस हुए हैं, at that time the views of RSS and the views of BJP were conflicted, and it's the history.
इफ द लीडर्स व्यू विल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द आरएसएस, फिर उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा। इसके सबूत है 2005 में जब जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान में, जिन्ना की तारीफ करते हैं, उनको सेकुलर लीडर बोलते हैं, तो 2005 में आरएसएस के प्रेशर से लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रेसिडेंट की सीट छोड़नी पड़ जाती है, प्रेसिडेंट टेक डाउन कर जाते हैं। और 2013 में वो विरोध करते हैं। आपको तो ये तो उनका आपस का मामला है ना, तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्या कोई दिक्कत है या नहीं है? वो अपना उनकी दुश्मनी हो, दोस्ती हो, वो किसी को पनिश करें ना करें, गले लगे, गाली दें, क्या आपको कुछ दिक्कत है या नहीं है? Then why you went to Ram Gopal? Why the media questioned him? They shouldn't question the Samajwadi Party, right? Ma'am, I can't invite everybody from Samajwadi Party. No, you are a spokesperson. I would assume, and I don't think I'm wrong in assuming that you represent the opinion that your party leaders are expressing. Then, now take my point. To the Ram Gopal ji, the media persons asked question. जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तब उन्होंने जवाब दिया, अब पूछने ही नहीं चले जाते। एंड डिस्पाइट ये फैक्ट है, अगर फैक्ट पे जो चर्चा नहीं की जाएगी, ऑब्वियसली आरएसएस इज द पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी। अरे पर सवाल पूछना तो काम है ना, तो जो जवाब देंगे उन्हीं पर तो फिर आगे सवाल पूछे जाएंगे। बट लेट मी फॉर द सेक ऑफ माय व्यूअर्स टेल यू व्हाट राम गोपाल यादव जी हैज सेड। ही सेड, मैं नहीं जानता वो हेडक्वार्टर क्यों गए थे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकते। बीजेपी क्या बीजेपी का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं रह सकता? मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा की इतनी चिंता क्यों है? हमें चिंता नहीं है उनके सुरक्षा की, वो सुरक्षित रहे या ना रहे। अगर आप हमसे प्रश्न पूछेंगे कि प्रधानमंत्री देश के जो है आरएसएस ऑफिस क्यों जाते हैं, तो हमें यही लगता है कि उनको आरएसएस ऑफिस जाना पड़ेगा। He has to, he ought to। तो ठीक है ना, ठीक है, आपके एरिया जाना पड़ेगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं लगती ना, उसमें जाना पड़ेगा। इज देयर अ प्रॉब्लम इन हिम गोइंग देयर और नॉट? नो, अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा क्योंकि उनको अगर नहीं जाएंगे तो आरएसएस उनको टेक डाउन कर देगी, आरएसएस प्रेशर करेगी। अगर आप आरएसएस के मुंह पे जाकर के हाजिर नहीं देते, आरएसएस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो बीजेपी के लीडर्स को प्रॉब्लम होगी। यही कह रहे हैं, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की स्पोक्सपर्सन सुषमा अंधारे जी भी हमारे साथ है। उन्होंने उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि 10 साल तक तो मोदी जी को संघ की याद नहीं आई है, अब आई है क्योंकि महाराष्ट्र में परिणाम दिख रहा है। सो बिकॉज रिजल्ट्स आर शोइंग, डज दैट मेक यू इनसिक्योर? सुषमा जी, अभी तो लोकल इलेक्शंस आने वाले हैं, बीएमसी इलेक्शंस आएंगे, आगे और भी इलेक्शंस आएंगे। मुझे किसी भी तरह की, मुझे या मेरी पार्टी को इनसिक्योरिटी की भावना रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात जरूरत तो है। अनएक्सपेक्टेड एक नहीं, दो नहीं, तीन इलेक्शंस, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में किसने सोचा था बीजेपी को इतने नंबर आएंगे जितने आ गए? और ये तो बीजेपी खुद क्रेडिट देती है आरएसएस के काम को। अगर वो नहीं होता तो लोकसभा में जो INDIA के नंबर्स आ गए, महाराष्ट्र में भी आपकी अघाड़ी के बहुत अच्छे नंबर आ जाते। प्रिया जी, हम आज भी मानते हैं कि जो रुझान आए हैं वो रुझान कोई बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है इस वजह से नहीं आए हैं, बल्कि हमारा आज भी मानना है कि ये ईवीएम की बड़ी कृपा है। जिस तरह का माहौल बनाया गया और जिस तरह के सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस अपने हाथ में लिए गए और सारे इंस्टीट्यूशन हाथ में लेकर यहाँ तक कि चुनाव आयोग के चीफ जो भी तय किए जाएंगे वो हम ही तय करेंगे। अब जो पिछली जो उसकी कमेटी थी वो बर्खास्त करके हम ही सब तय करेंगे। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन को हाथ में लेकर अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसका यह कतई अर्थ नहीं होता है कि बीजेपी ने जो भी चुनाव जीता है वो बीजेपी तो लब्बोलू आप ये कि आपको नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है कि मोदी जी आरएसएस के दफ्तर गए, आज भागवत जी से बात किया, गोलवलकर और हेडगेवार को ट्रिब्यूट पे किया? लेट मी क्लियर वन थिंग। मोदी जी का आरएसएस में जाना बड़ा लाजमी है, क्योंकि बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है या जितनी भी खुद को सनातन वगैरह संगठन कहने वाले लोग हैं, इन सभी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। अगर ऊपर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, अगर वहां सेंटर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, जितना हमें पता चलता है आप ही लोगों की वजह से कि उधर कुछ अमित शाह और मोदी जी के बीच जो अनबन चलती है या कुछ भी होता है, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें बार बार आरएसएस की चौखट को खटखटाना पड़ता है। वो चौखट खटखटाते हैं, लेकिन चौखट खटखटाते समय मेरे सवाल कुछ अलग आते हैं कि जब वह लिखते हैं या जब वह यहाँ पर आते हैं,
खासकर नागपुर में आने के बाद वह जब दीक्षा भूमि को भेंट देते हैं तो हमारे मन में आता है कि अरे यार आप आ रहे हो लेकिन कर क्या रहे हो? क्या सही में आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनके प्रति आपके मन में कोई सद्भावना है? क्या सही में आपके मन में यहाँ के दलितों के प्रति कोई सद्भावना है? सर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो सद्भावना है वो तो आप कांग्रेस से पूछिए ना, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके 4% रिलीजन बेस्ड कोटा दे रही है। वो सवाल तो आप लोग नहीं पूछेंगे। बट प्रोफेसर गीता भट्ट, टेल मी दिस, इज दिस विजिट as insignificant as our colleagues from Samaj, as our panelists from Samajwadi Party and Shiv Sena UBT are making it out to be? Well, I think this is a visit which has been made by the Prime Minister as someone who has been associated with Rashtriya Swayamsevak Sangh in the past. And there is an echo, if you can please get it corrected. And this visit, I think, is something like, going to the alma mater, if we can put it that way. You see, the Prime Minister has been to there to basically give the tributes to the first and the second Sanjalak, whose Samadhi is there at Resham Bagh. And it is not just that he went exclusively there for this particular purpose, but it was a visit which was planned, and I think it is something very natural that even if today as the head of the the constitutional setup of the country, he, when visited a place there, he has a whole itinerary planned. He after that went to the Diksha Bhumi, where Baba Sahab Ambedkar had embraced Buddhism in 1956, and also he went to inaugurate a defense utility setup near Nagpur. So there were many events which were planned, and along with it he decided, and there the praise that he had put forth in his address to the Rashtriya Swayamsevak Sangh is something which I think the whole society in the last 100 years of its presence has seen that how they have dedicated themselves to service and to the cultural and the social ethos of this civilization, which have been there for innate number of years and centuries. Yes, they have been reiterating and yes, well, that is fine, but let me just simplify this a little bit more, Professor Geeta Bhatt. There has to be obviously a reason why we saw posters of "Ek hai to safe hai" being plastered across Nagpur just ahead of this all-important historic visit. There has to be more to the messaging of this gathering than just paying tributes to your alma mater. Well, I think, you see, since it is BJP is a political affiliate of the RSS, so therefore there is so much of interest in it. But besides this, there are more than 33 such national organizations in various walks of life, and each one of them has their own tacit understanding with the RSS. And therefore, while there would be, discussions on various issues, and but each of these organizations it is autonomous, in itself, and they take their all decisions independently. There may be, people from RSS who may be going and working in building such organizations, but all these organizations, along with BJP, has their own standing. Yes, and absolutely. But nothing compares to the kind of support on the ground that RSS Swayamsevaks provide to the BJP, and something that has been acknowledged by the BJP as well. But Tuhin Sinha, tell me this "Hum Saath Saath Hain" message, it just can't be a coincidence that it is coming right now. First time in 10 years, Prime Minister has done something that he hasn't considered important enough to be done in the last 10 years. What is the bigger messaging? There are a lot of speculations around the discussions being over who's going to be the next president of the BJP, whether there is going to be a change in the ideology. Abu Azmi very helpfully seems to be knowing something more about it. He's saying RSS must tell the BJP now to be softer on Muslims, to not target the Muslims, etc., etc. What is the biggest takeaway? You don't need a reason to visit your home. You don't need a reason to visit your alma mater.
देखिए प्रिया जी, जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसे वहां जाएगा। राहुल गांधी को इफ्तार पार्टी में जाना है, वहां जाए, हम उनको मना नहीं करते हैं। हम आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। I don't understand why the opposition is so frustrated over here. Rahul Gandhi is free to go to to Babar Samadhi. We will go to places where we prefer. Fact is, एक है तो safe है was important at a point of time, when caste divisions were being stoked by Rahul Gandhi and by all opposition leaders, and that also worked in completely, blunting the impact of the caste divisions which they were planning. Okay, last 30 seconds, पूजा मिश्रा, बट एक है सेफ है, बीजेपी तो निकल जाएगी 3 इलेक्शंस में, आपने देख लिया है। क्या डज दैट मेक यू अनसेफ? नो, नॉट एट ऑल। एक है सेफ है 2024 में नहीं किया हुआ था क्या? और अभी कह रहे थे ना भाजपा के प्रवक्ता की तब से तो बहुत पानी बह गया गंगा में, तब से तो इतने इलेक्शंस हार चुकी है आईएनडीआई ब्लॉक की। क्या ही बोले, आपकी पार्टी तो बाईपोल्स में भी नहीं बचा पाई। जवाब तो ले लीजिए। डोंट कैप्चर माय टाइम। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं अपोजिशन को प्रॉब्लम है उनके वहां विजिट करने से। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको है, आपके यहाँ परेशानी चल रही है, आपको वहां पे जाकर के हाजिरी देनी है। अपोजिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसकी परेशानी है और किसने अपनी परेशानी को सुलझा लिया है, वील सी। वीव गॉट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस कमिंग अप अहेड। देयर इज बिहार, देयर इज गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस ब्रॉडकास्ट, टेकिंग अ वेरी क्विक ब्रेक।